आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो ना, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सबसे पहले है क्या इस क्लास में खासियत क्या है ना, तो इस क्लास में हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में 110% आने की संभावना होती है। यानी कहने का सेंस है ना कि इस सवाल को करके चले जाओ और हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा सर। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरे का पूरे पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर देखने के बाद ये क्वेश्चन हमने मैच किया। पूरा मॉडल पेपर हमने देखा तब इस क्वेश्चन को हमने मैच किया। यानी कहने का सेंस है कि पूरा संभावना यही है कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सर। ठीक है, तो बाकी सर चलते हैं, क्लास को कर देते हैं सुंदर सी। क्लास को सुंदर बनाने के लिए सर आप सभी इस सेशन को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, अब देखना मेरे साथी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ना कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ना सर, थोड़ी सी यहां पे ये समझिएगा कि इस क्वेश्चन का दो सबसे बड़ा खासियत है सर। ठीक है, हाँ सबसे बड़ा दो खासियत है, क्योंकि मेरे यहां पढ़ने का सबसे बड़ा खासियत कि सिर्फ हम आपको ए बी टिक नहीं कराएंगे सर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है ना, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बनता है ना, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो सर चलते हैं, क्लास को शुरू कर देते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं ना कि हम जो साइंस में करवा रहे हैं टॉप 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव, वो जो तमाम क्लासेस हम आपको ले रहे हैं वन शॉट सीरीज मैथ में, एक एक चैप्टर में एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, वो तमाम चीजों का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और सारा का सारा चेक करके क्लास को ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, हाँ अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे का सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है ना सर, सबसे महंगी पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि हम ये जो पढ़ा रहे हैं ना सर, इसका पीडीएफ, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, या फिर अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, जैसे ही आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल ना, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे लगभग 13,000 से अधिक लोग उस आईडी पे ज्वाइन है। ठीक है, साथ ही हमने सर एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, अब आइएगा सर एक नंबर क्वेश्चन का कहते जी, कहता है ना प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें सह संयोजक अबंध कितने होंगे। देखो सर हमें बोला है कि ये प्रोपेन का ये सूत्र है और इसमें सह संयोजक अबंध कितने होंगे। आप कहोगे पता है क्या कि सर इसको रट ना लो कि इसका सह संयोजक बंधन कितना होगा, 10 होगा। हम कहेंगे सर रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए ना कि ये प्रोपेन है। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H कितना, H8 होता है। ठीक है, अब इसका संरचना सूत्र लिखो, कितना कार्बन। देखो यहां पे ये प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन है, इसका मतलब ये किस ग्रुप का तत्व है, तो ये जो हमारा है ना वो हमारा एल्केन ग्रुप का तत्व है। किस ग्रुप का तत्व है, ये हमारा एल्केन ग्रुप का तत्व है। ठीक है, और एल्केन ग्रुप कहने का मतलब है मेरे दोस्त, एल्केन ग्रुप कहने का मतलब है ना कि इसका सूत्र होता है CnH2n और प्लस में कितना, 2 होता है सर। ठीक है, हाँ अब देखो ये CnH2n + 2 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कार्बन और 3 का दुगना 6 और 6 2 कितना होगा, 8। ठीक उसी प्रकार n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 दूनी 6 और 6 2 कितना, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन, तो 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये है एल्केन ग्रुप में, तो एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये कार्बन के साथ चाहिए 4 गो, लेकिन यहाँ पे है 1, तो इसमें 3 अभी और लगाना पड़ेगा सर, 3 क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब ये वाला कार्बन के साथ 4 गो हो गया है, ये वाला कार्बन के साथ कितना है, 2 है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 4 हो गया, इसके साथ 1 है, इसमें भी 3 और लगाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सोचो, अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले ये गिनो कि अब इसमें कितने लाइनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, नहीं समझा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें इस प्रकार से जो लाइनिंग है वो टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल का टोटल 10 लाइनिंग है, और यही जो 10 लाइनिंग होता है ना यही हमारा कहलाता है सह संयोजक। सह संयोजक
अबंध। क्या कहलाता है? सहसंयोजक अबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक अबंध। यानी इसमें कितने सहसंयोजक अबंध है? तो इसमें 10 सहसंयोजक अबंध है। ठीक है, तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें कितने सहसंयोजक अबंध होंगे। ठीक है, इसमें कितने सहसंयोजक अबंध होंगे, आप कमेंट करिएगा कि इसमें कितने सहसंयोजक अबंध होंगे। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें कितने सहसंयोजक अबंध है। जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल बड़ा रोमांटिक सवाल है, बड़ा मजेदार वाली क्वेश्चन है सर, जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे साथी। ठीक है, सवाल कहता है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। कौन आवर्त सारणी में? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? देखो सर, मेरी बात तो कुछ महीना, जब बोलेगा बाएं से कहां जाएंगे तो बोलेगा कि बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है, जब बोलेगा कि बाएं से दाएं, बोलेगा बाएं से दाएं, तो परमाणु साइज जो होता है ना, बाएं से दाएं जाने में परमाणु साइज जो होता है ना सर, वो हमारा क्या होता है? घटता है। हमने क्या कहा? घटता है। ठीक है, अगर बाएं से दाएं जाएगा तो परमाणु साइज क्या होता है? 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 तो घटता है। ठीक है, अगर आपको कहेगा कि दाएं से बाएं गया है, ठीक है, अगर दाएं से बाएं गया है तो परमाणु साइज जो होगा ना, वो परमाणु साइज जो होगा वो क्या होता है मेरे दोस्त? तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। हमने क्या कहा? हमने कहा है ना मेरे साथी, हमने क्या कहा है कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा? घटता है। अगर दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन हमसे क्या बोला है कि बाएं से दाएं जाएंगे, और जब बोलेगा बाएं से दाएं तो मार देंगे घटता है। अगर बोलता कि दाएं से बाएं तो हम कहते बढ़ता है, लेकिन ये बोला बाएं से दाएं तो हम कहेंगे घटता है। बोलेगा बाएं से दाएं तो हम बोलेंगे घटता है। बोलेगा बाएं से दाएं तो हम बोलेंगे घटता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना मेरे साथी? तो 3 नंबर की तरफ आते हैं। ठीक है, देखो अगला 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं? देखो मेरे भाई, देखो मेरे साथी, साफ शब्दों में हम एक ही चीज कहेंगे कि जब जैसन तब तैसन न कैलस तो फिर स्टूडेंट कैसन। सर समस्या के अनुसार बदलना सीखो। क्वेश्चन हमें क्या बोला? उदर्ग स्तंभ। अब कहोगे सर कि ये उदर्ग स्तंभ क्या होता है? देखो सर, ये उदर्ग स्तंभ कुछ नहीं होता है, ये आपको उदर्व स्तंभ कुछ नहीं होता है, ये आपको उदर्व स्तंभ कुछ नहीं होता है, ये आपको उदर्व स्तंभ कुछ नहीं होता है। यही उदर्व स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, यही उदर्व स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? टोटल 18 वर्ग है। और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है वर्ग, यानी उदर्ग स्तंभ। तो उदर्ग स्तंभ 18 होगा, क्योंकि उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उदर्ग स्तंभ का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ग होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होगी? तो आवर्तों की संख्या 7 होगी। और उदर्ग स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। यानी वर्गों की संख्या कितना होगी? 18 होगी। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जरा आइएगा। 4 नंबर सवाल को देखिएगा और अपने सिस्टम पे कंट्रोल कीजिएगा। हमें बोला है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमने क्या कहा? कोई विलयन जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। तो इसका पीएच संभावित क्या होगा? देखो सर, अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, हमने क्या कहा? अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। सबसे पहले बात को समझना, अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मतलब वो अम्ल का गुण दे रहा है। किसका गुण दे रहा है मेरे भाई? इसका मतलब वो अम्ल का गुण दे रहा है। हमने क्या कहा? अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो अम्ल का गुण दे रहा है। ठीक है, अगर कोई विलयन
अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, अगर आपको कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, ठीक है, तो वो किसका गुण देगा, तो वो हमारा गुण देगा क्षारक का। किसका गुण देगा, क्षारक का, ठीक है सर। हाँ, हमने क्या कहा, अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो अम्ल का गुण दे रहा है। अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षारक का गुण दे रहा है। अब आपको यह समझना है कि अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है, अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, और क्षारक का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, अधिक होता है। अब मेरी बात तो समझना, कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। अब सोचो यहां से मेरी बातों को समझना दिल से कि अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। जब नीले को करेगा लाल तो कहेंगे अम्ल का गुण दे रहा है, और अम्ल का गुण देने का मतलब है पीएच मान 7 से कम, पीएच मान 7 नहीं 7 से कम, पीएच मान 7 से अधिक नहीं 7 से कम, पीएच मान 7 से अधिक नहीं 7 से कम। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर, जरा संभल संभल के काम कीजिएगा। कहता है एक्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। कहने का सेंस है एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। हमसे पूछा एक्जोलिक अम्ल जो है ना वो किसमें पाया जाता है, एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो जब बोलेगा एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो एक्जोलिक अम्ल जो है ना मेरे भाई वो आपको पाया जाता है टमाटर में। किसमें पाया जाता है, टमाटर में, ठीक है, ना कि संतरा में, ना कि सिरका में, ना कि इमली में, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखो हमें बोला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। सर देखो यहां से ये समझना कि कैल्शियम हमारा, ये देखो मैग्नीशियम तो अभिक्रियाशील धातु है, ये है, लेकिन कैल्शियम में भी क्रियाशील है, लेकिन कैल्शियम से ज्यादा मैग्नीशियम है, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम है, और आपको क्या है सर, ये आपको पोटेशियम से ज्यादा मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या मारना आपको, मैग्नीशियम को मारना, नहीं सबसे ऊपर वाला को, ठीक है। आइएगा अगला 7 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइएगा। कहता है निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमें क्या बोला है, निम्न में से कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमें क्या बोला है कि निम्न में कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसका मतलब अंडाशय जो है वो मानव में मदा जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय जो है वो मानव में मदा जनन तंत्र का भाग है, और हमसे पूछा भाग नहीं है, तो अंडाशय भाग है, गर्भाशय भी भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमसे बोला कि निम्नलिखित में कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय है, गर्भाशय है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है, लेकिन डिवाहनी भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर कितना, 8 की तरफ आइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ना कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो हमारा क्या चार्ल्स डार्विन ने किया था, नहीं गलत बात, रॉबर्ट हुक ने किया था, जेसी बोस ने किया था, या फिर गेगर जॉन मंडल ने किया था। सर देखो यहां से मेरी बातों को समझना, हमने क्या कहा, हमने बोला वंशागत नियमों का प्रतिपादन, किस गत का, तो वंशागत, किस गत का, तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो गेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने कहा, गेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने किया था, गेगर जॉन मंडल ने किया था। नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गेगर जॉन मंडल, ला लगा लेना, ठीक है। चलिए आइएगा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बड़ा अच्छा सा सवाल बोला है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XY, XX, YY, या फिर ये सभी होता है। देखो सर ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ाया है, तो प्लीज आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है। अगर सही कमेंट, अगर आप कमेंट नहीं करोगे ना सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, तो हमें लगता है कि आपका शादी में भी दिक्कत है सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो हम तो एक ही चीज कहेंगे मेरे साथी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी चाहिए। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कमेंट नहीं करोगे सर, तो फिर आपके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से जल्दी कमेंट करिए सर, ठीक है। आइएगा हमारा क्या सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्या कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है
तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है? हमने क्या कहा, मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे, यानी Mg फीता को जलाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे ना, तो इसका जो आग उत्पन्न होता है ना, आग का जो लौ उत्पन्न होता है, आग की क्या लौ उत्पन्न जो होती है वो किस रंग की होती है? वो पीला रंग की होती है, नीला रंग की होती है, फिर चमकीला उजला होता है, या फिर लाल होता है? देखो सर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे ना, तो आग का जो लौ होता है ना, वो पीला नहीं होता है, नीला नहीं होता है, वो चमकीला उजला होता है। हमने क्या कहा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे ना, तो उसकी आग की जो लौ होगी ना, वो हमारा पीला नहीं होगा, हमारा नीला नहीं होगा, वो क्या होगा, चमकीला उजला होगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बड़ी हैवी क्वेश्चन है सर। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है? सर देखो, सबसे पहले ये समझना है सर आपको, क्या देखो यहां समझना है कि उत्तल दर्पण, कौन सी दर्पण का चर्चा किया, उत्तल दर्पण। तो आप पहले ये समझो ना कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ना, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में जब फोकस धनात्मक, तो वक्रता त्रिज्या की भी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी पॉजिटिव हमने लिखा, भी का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब आना सर, अब देखो यहां पे कहता है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है? तो सबसे पहले ये समझना कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। आर बराबर क्या होगा, 32 सेंटीमीटर होगा प्लस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है, ठीक है। अब सोचो सर कि जब फोकस है कितना 32, तो इसका आधा क्या होता है, सॉरी, जब वक्रता त्रिज्या है 32, तो इसका फोकस इसका आधा होता है, तो 32 के आधा क्या होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर होगा सर, ठीक है। आ जाना, प्लस 16 मारना, ना कि माइनस 16 मारना, ठीक है। अब समझना, यही हमारा अगर अवतल दर्पण की चर्चा करता, अगर यही हमारा अवतल दर्पण की चर्चा करता ना, तो अवतल दर्पण की जो फोकस होती है ना, वो क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव होती है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की भी दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव। अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव, वक्रता त्रिज्या निगेटिव, ठीक है। चलिए सर, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन बड़ा हैवी है, ठीक है। सवाल कहता है ना, क्या मेरे साथी, सवाल कहता है कि यदि किसी बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, हमने क्या कहा, कहता है यदि किसी बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब प्राकृति क्या होगी? अगर किसी वस्तु का आवर्धन जो है वो ऋणात्मक है, आवर्धन का आने का मतलब है मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या मतलब, आवर्धन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अगर आवर्धन का मान, अगर आवर्धन बोले तो m, आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक आ गया ना, तो वो किसका गुण देगा? अगर आवर्धन ऋणात्मक आ गया है, उत्तल कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर आवर्धन ऋणात्मक आ गया, हमने क्या कहा, अगर आवर्धन ऋणात्मक आ गया है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, तो यह हमेशा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर आवर्धन ऋणात्मक आ गया तो वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा? उल्टा होगा। हेलो हेलो, अब जरा आइएगा सर आगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने क्या कहा, 13 नंबर सवाल। ये 13 नंबर सवाल में तनी मनी होगा फेरा, लेकिन संभल संभल के काम कीजिएगा सर, कथी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमने कहा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांशता अपवर्तन होता है कहां? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है? तो नेत्ररोध के अंदर पृष्ठ पर, ठीक है। अंदर पृष्ठ पर नहीं, गलत बात। अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, गलत बात, ठीक है। कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, सही बात, ठीक है। देखो हमने क्या कहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा सर, ठीक है। हेलो, क्या बात है? तो भेज दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आइएगा। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना, हमने क्या बोला है कि जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है,
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आइएगा। जब सूरज की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता की परिकिरणन करते हैं? देखो सर, हम ये समझना, हमें बोला है कि जब सूरज की प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में सूक्ष्म कण किस रंग की प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणन करता है। परिकिरणन कहने का मतलब है झुकाव करता है। तो लाल सबसे ऊपर होता है, तो लाल नहीं होगा, बैगनी ऑप्शन में है, ये नहीं है। इसका सटीक आंसर होता है बैगनी, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग बैगनी के बाद क्या मारेंगे? नीला मारेंगे सर। क्या मारेंगे? नीला मारेंगे। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, यहां से समझिएगा। कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? भारत में उत्पादित मतलब भारत में जो उत्पादन किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती का मतलब पता होता है क्या? एसी करंट। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, देखो सर, जब आपसे आवृत्ति पूछेगा ना, हमने क्या कहा, जब आपसे आवृत्ति पूछेगा तो मारिएगा 50 Hz। ठीक है, हमने क्या कहा? आवृत्ति बोलेगा तो 50 Hz। अगर वोल्ट बोलेगा ना सर, तो भारत में 220 वोल्ट की करंट जाती है प्रत्येक घर में। ठीक है सर, हाँ। अब बोलेगा सर कि कितना प्रतिरोध होता है, तो 220 वोल्ट पे प्रतिरोध क्या होता है सर? प्रतिरोध हमारा होता है कितना? 5 एम्पेयर की होती है। ठीक है सर, हाँ। धारा कितना की होती है? 5 एम्पेयर की धारा होती है सर, सॉरी, धारा कितना एम्पेयर की होती है? 5 एम्पेयर की होती है। ठीक है, यानी हमारा आवृत्ति बोलेगा तो 50 Hz, वोल्ट बोलेगा कितना विभवांतर का करंट जाता है, तो 220 वोल्ट का करंट जाता है। हमें कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बट आप बताना मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि आपका क्या हाल चाल है, मतलब इस क्वेश्चन को इतना देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। ठीक है, आप अपने अंदर की फीलिंग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं समझूं कि मेरा क्लासेस आपको कैसा लगा। ठीक है, ये क्लासेस आपको कैसा लग रहा है, किस टाइप का इस क्लासेस को आपको फीडबैक देना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका कमेंट देख करके खुद में और अपने अंदर ताकत लाऊं आपको और बेस्ट कंटेंट देने के लिए। ठीक है, बाकी सर आपका विचार आपके कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट कीजिएगा। ठीक है, आइएगा 15 नंबर 2 को टाइपिंग हो गया सर। ठीक है, आइएगा, हमने क्या कहा सर, सवाल नंबर ये 16 होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? मतलब किस लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है सर? अवतल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, अवतल या फिर उत्तल लेंस दोनों को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? सर ये कमेंट आपको करनी चाहिए सर। इतनी हल्का सवाल, इतनी मजेदार क्वेश्चन जब आप कमेंट नहीं करोगे सर, तो फिर माथा इससे कलकलाना पड़ेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लेकिन सर एक बात मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मिल रहा है सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो हम आपको साइंस में जो 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं उसका भी हम पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। बाकी आप यूट्यूब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग यूट्यूब से नहीं लिखते हैं वो जाकर के आप पीडीएफ नोट्स ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साइंस में जितना भी हम देखो क्या दे रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको पूरे का पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मैथ को छोड़ करके। हालांकि हमने मैथ का भी अब पीडीएफ देना चालू कर दिया। ठीक है, बाकी साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा। इसके बाद आपको साथ ही आपको संस्कृत बुक और ग्रामर का भी मिलेगा। ठीक है, और आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा। वो तमाम चीजों आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है सर, जो कि मेरा मकसद है कि अब की बार हम सब का मिशन 475 से प्लस करना है। अब की बार मेरा मिशन है मेरे दोस्त कि एक परचम लहराना है। ठीक है, और हमेशा से मेरा कोशिश रहेगा सर कि इतना से बाहर कुछ भी नहीं करेगा आपका एग्जाम। इस बात को जब आप इस क्वेश्चन को आप पीडीएफ नोट्स पढ़ोगे ना, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको टाइपिंग किया हुआ है, एकदम अच्छे मजे में टाइपिंग किया हुआ है, और उसको पढ़िए जाकर के मजे मजे में सिलेक्शन को पाइए सर। ठीक है, हाँ, तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, 72 बन जाने वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना है। बट इसका फी 199, लेकिन अब इसका ऑफर चल रहा है मात्र 150 रुपया में। आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना, और पेमेंट करके आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है 72 वाले पे। ठीक है, और आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, या फिर किसी से आप करवा भी सकते हो। और जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा सर मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और तमाम पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा सर। ठीक है, हाँ, बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। सुंदर सी भाषा में बस हम एक ही चीज कहेंगे कि अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलते रहना। ठीक है सर, हाँ, चलिए
आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, अगला की तरफ। अगला क्या कहता है सर, कहता है ना, हमें क्या बोला है क्वेश्चन कि पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है, मतलब पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, रेटिना या फिर दृष्टि पटल करता है। ठीक है, हमने क्या कहा, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, रेटिना या फिर दृष्टि पटल करता है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 17 की तरफ। 17 नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा बहुत होगा खतरा, लेकिन संभल संभल के चलिएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का सूत्र है। हमने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। देखो सर, जब भी बोलेगा बूझा हुआ चूना, हमने क्या कहा, जब भी आपको बोलेगा बूझा हुआ चूना का सूत्र, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का सूत्र, बूझा हुआ चूना का सूत्र, बूझा हुआ चूना का सूत्र, बूझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ना, वो CaO होता है। ठीक है, यानी कहने का सेंस है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। हमने क्या कहा, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा या 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सर मैं तो एक ही चीज कहूंगा सर कि इसका जो है ना वो हमारा क्षारक का गुण लेता है और इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक मारना। ठीक है सर, आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर सवाल मैंने दुद्दुग हो गया। कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण है, अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। जब भी बोलेगा सर बॉक्साइट जो है वो किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट किसको मारना, तांबा को नहीं मारना सर। ठीक है, आपको जस्ता को नहीं मारना मेरे दोस्त, आपको एल्युमिनियम को मारना है। ठीक है, किसको मारना है, एल्युमिनियम को मारना है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। कहता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितना है, 2 डायोप्टर है। ये रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है सर, इसको कर दो -2 डायोप्टर है। ठीक है, तो किस प्रकार लेंस होगा। ठीक है, अब देखो सर कितना मतलब, तो किस प्रकार मतलब लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है सर, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, रुक जाओ, इसका ऑप्शन है आपको माइनस में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको माइनस में इसका ऑप्शन कितना है मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, माइनस में आपको 5 सेंटीमीटर है सर। ठीक है, हाँ, इसके बाद इसका ऑप्शन है आपको प्लस में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका ऑप्शन है आपको माइनस में 50 प्लस में कितना 5 सेंटीमीटर। आ जाओ, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्या है, इतना। देखो सर आप पहले ये समझो कि इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी क्षमता का मतलब पी का वैल्यू कितना है, माइनस में आपको 2.0 डायोप्टर है, और इसको हम साफ शब्दों में सिर्फ और सिर्फ कितना लिख सकते हैं, 2 डायोप्टर। ठीक है, इसकी क्षमता पता चल गया, हमें निकालना है फोकस, फोकस बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला होता होगा कि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस। ठीक है, ये फोकस हमेशा क्या चीज में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, ये फोकस हमेशा क्या चीज में होता है, तो ये फोकस हमारा मीटर में होता है। ठीक है, अब जरा आइएगा यहाँ पे क्या है, ये हमारा पी का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया -2, अब बराबर में कितना 1/f हो गया। ठीक है, ये f हमेशा मीटर में रहेगा, इसको इधर भेजेंगे ये इधर आएगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि f बराबर क्या होगा, 1/-2। ठीक है, ये 1/2 मीटर हो गया। ठीक है, ये 1/ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन सबका सब क्या चीज में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 है ना, इसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा, यानी f बराबर कितना हो गया, माइनस में आपको 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी माइनस में 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब है क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, चलो सर आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या कहा, अच्छा अगर पूछता कि ये कौन सा लेंस है, देखो अगर जब भी अगर आपको फोकस निगेटिव में हो, ठीक है, और पावर क्या हो, निगेटिव में हो, फोकस या पावर कोई भी 2 में से एक निगेटिव में हो, इसका मतलब ये है कि ये आपको अवतल लेंस का गुण ले रहा है। किस लेंस का गुण ले रहा है, ये आपको किस लेंस का गुण ले रहा है, अवतल लेंस का गुण ले रहा है। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस भी निगेटिव होता है। ठीक है, आइएगा, और इसके बाद इसका पावर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है सर, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा, 20 नंबर सवाल। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का नहीं किया जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जरा आइएगा। 21 नंबर सवाल कहता है ना कि कहता है किस दर्पण से आप चाहे, अच्छा किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव है किसमें? हमें कहा है क्या कि आपके सामने एक दर्पण है, ठीक है, और आप उस दर्पण पे कितना ही भी दूरी पर आप क्यों नहीं सामने खड़ा हो, आपके सामने एक दर्पण है और उस दर्पण के आप कितना भी दूरी पर क्यों नहीं खड़ा हो, उसका प्रतिबिंब आपको सदैव, उसका प्रतिबिंब आपको क्या सदैव, उसका प्रतिबिंब आपको सदैव कैसा बनाता है? तो सदैव आपको सीधा बनाता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है इसका मतलब वो हमारा समतल दर्पण हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको क्या हो सकता है, उत्तल दर्पण हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे केवल समतल नहीं, ये आपको उत्तल दर्पण में भी संभव है। ठीक है, केवल अवतल नहीं, अवतल तो होगा ही नहीं, केवल उत्तल नहीं। ठीक है, यानी कहने का सेंस है या तो समतल होगा अथवा या फिर क्या होगा, उत्तल होगा। ठीक है, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है ना वो कैसा बनाता है, तो हमेशा काल्पनिक बनाता है एवं क्या बनाता है, तो सीधा बनाता है। ठीक है, हाँ चलो आते हैं अगला क्वेश्चन, कितना हमारा 22 नंबर सवाल की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक लेंस की क्षमता कितना है, +10 डायोप्टर है, तो उसका नव्यांतर मतलब, ये नव्यांतर का मतलब होता है फोकसांतर। ठीक है, यानी हमें कहने का सेंस है कि एफ निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझे कि उत्तल लेंस हमारा कौन सा लेंस है, ये है प्लस में डायोप्टर, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। हमारा क्या है, लेंस की क्षमता, क्षमता कितना है, क्षमता आपको है प्लस में 10 डायोप्टर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, नव्यांतर का मतलब होता है फोकसांतर, एफ का मान पूछा। ठीक है, तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। F हमेशा मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये F इधर जाएगा, P इधर आएगा। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा, 1/P होगा, यानी 1 कितना होगा सर, यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, अब देखो 1/10 मीटर हो गया। ठीक है, और सबका सब ऑप्शन क्या चाहिए में है, मीटर में, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में नहीं बदलना है। ठीक है, अब सोचो इसका मतलब ये देखो यहाँ पे पावर हमारा था क्षमता प्लस में, इसका मतलब फोकस भी प्लस में। अब ये 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा सर। ठीक है, हाँ, यानी हमारा हो गया 0.1 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कहता है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह होता है, हमें क्या बोला है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है, लेंस की तरह होता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो होता है वो किसकी तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है सर। ठीक है, हाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है ना कि मोटे लेंस की क्षमता पतले की तुलना में कैसी होगी। देखो सर, मोटा आदमी पतले की तुलना में कैसा होगा सर, देखो कहता है मोटे लेंस की क्षमता पतले की तुलना में क्या होगा, मोटकन के पास क्षमता नहीं रहता है सर, तो पतले की तुलना में कम होगा। मोटा आदमी के पास ज्यादा क्षमता नहीं रहता है तो पतले आदमी की तुलना में क्या होगा, कम होगा। आइएगा सर 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ सर। ठीक है, कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना है तो इसकी क्षमता क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमने आपको भी जस्ट पढ़ाया है कि अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, और अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब हमें कहा है कि अवतल लेंस की फोकस 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये एफ का वैल्यू कितना है, माइनस में आपको 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हमें फार्मूला क्या होता है, P निकालना है, क्षमता निकालना है, तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, ये लेकिन F क्या चीज में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये F क्या चीज में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको बदलो मीटर में। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या है, 20 है, ये क्या हमारा माइनस में 20 है, इसमें क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, इसको काटेंगे कितना बार कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि F बराबर हो गया कितना, माइनस में 1/5 मीटर। ठीक है, अब देखो सर ये P बराबर क्या होगा, 1/f, F का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/5। ठीक है, अब देखो इसको बदलो, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना, 5 डायोप्टर, यानी माइनस में 5 डायोप्टर कहने का मतलब है क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है ना
कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस क्या होगी। आप ये वाला क्वेश्चन बनाओ कि लेंस की क्षमता माइनस में 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस क्या होगी। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि मोटर चालक के सामने दर्पण मतलब साइड मिरर में लगा होता है क्या। मोटर चालक के सामने में मतलब साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर चालक के साइड मिरर में जो दर्पण होता है ना, वो बड़े बड़े वस्तु को छोटा छोटा दिखाता है, जो ड्राइवर के जस्ट सामने होता है, ठीक है, ये साइड में होता है। तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है वो कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। कहता है सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है। देखो सर, आपको बोलेगा सर्च लाइट, हमने क्या कहा, आपको बोलेगा सर्च लाइट या फिर आपको बोलेगा सर क्या मतलब सोलर कुकर, सर्च लाइट या फिर आपको बोलेगा सर सोलर कुकर, ठीक है। हमने क्या कहा, सोलर कुकर, सर्च लाइट हो गया, सोलर कुकर हो गया, ये सभी में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज तक की क्लासेस आपको यहीं तक रहेगा, बट ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। प्लीज अगर क्लास अच्छा लगा तो शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारा सपना है कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना। मेरा सपना है मेरे दोस्त कि आपके तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बदलना। मेरा बस यही सपना है कि आप बेहतर करो सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, लव यू।